नमस्कार दोस्तों अगर आप एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं या किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कोई अकाउंटेंट हैं या आप कोई ऑडिटर हैं जो फिनेंशियल ईयर 2023-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने वाला है या उसकी ऑडिट करने वाला है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिए। दोस्तों बजट 2023 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स की सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज जोड़ा और ये क्लॉज है क्लॉज H। दोस्तों 43B क्लॉज H के अनुसार अगर आप किसी भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं तो आपको इसका भुगतान MSME डेवलपमेंट एक्ट की सेक्शन 15 के भीतर करना होगा। क्या बोला गया? अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ गुड्स या सर्विसेज को बाय करते हैं तो आपको इसका भुगतान करना होगा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंतर्गत, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मेंशन है सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत। अब दोस्तों हम आते हैं सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट की, जिसके तहत ये स्पेसिफाइड पीरियड बताया गया है और इसके अंतर्गत दो केसेस कवर किए गए। केस नंबर 1, क्या आपने अपने ऐसे वेंडर के साथ कोई एग्रीमेंट किया है या आपने वेंडर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। अगर आपने अपने वेंडर के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो आपको अपने ऐसे माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले वेंडर का भुगतान इस एग्रीमेंट की समयावधि के भीतर करना होगा और ये समयावधि किसी भी हालत में 45 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने किसी वेंडर से कहा है कि भाई मैं 30 दिनों के भीतर या इनवॉइस बनने के 30 डेज़ के भीतर आपको पेमेंट करूंगा तो आपको पेमेंट विदिन 30 डेज़ ही करना होगा। लेकिन अगर आपने ये कहा है कि मैं तो 60 डेज़ के भीतर पेमेंट करने वाला हूँ तो दोस्तों 45 डेज़ के बाद की समयावधि काउंट नहीं होगी और 45 दिन के भीतर ही आपको अपने इस माइक्रो या स्मॉल वेंडर का पेमेंट करना होगा। दूसरा केस दोस्तों, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट आप नहीं बनाते तो फिर 15 दिन की समयावधि आपके ऊपर लागू है। आपको विदिन द 15 डेज ही अपने माइक्रो या स्मॉल वेंडर का पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको RBI के बताई ब्याज दरों के 3 गुना, जी हाँ दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट एज पर प्रिस्क्राइब बाय RBI, आपको 3 गुना ब्याज सहित इसका भुगतान करना होगा। और यही कनेक्शन इनकम टैक्स की सेक्शन 43BH में कह दिया कि अगर आपने ये स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत भुगतान नहीं किया है तो आपको ऐसे एक्सपेंस की डिडक्शन इस फिनेंशियल ईयर में अवेलेबल नहीं होगी। जब आप पेमेंट करेंगे तब अवेलेबल होगी, बट इस फिनेंशियल ईयर में आपको ऐसा कोई खर्चा अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोविज़न को समझने पर तो ये लगता है या पढ़ने पर प्राइमा फेसिया तो ये लगता है कि बड़ी सिंपल सी बात कहता है, लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है, खासतौर से तब जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं या आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, आपने किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस से 70 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और आपका प्रॉफिट उस पर 10% अर्थात 7 लाख रुपए है। दोस्तों एज पर फिनेंशियल ईयर 2023-24 7 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम अगर आपकी है, आपको कोई टैक्स वहां पर नहीं देना। मतलब इस केस में आप पूरी तरह से एग्जम्पशन का लाभ उठा सकते हैं और आप पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन यही अगर आपने इस कॉन्ट्रावेंशन में आप आ जाते हैं और आपको ये 70 लाख का पेमेंट आपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के भीतर अर्थात 15 या 45 दिन के भीतर नहीं किया है तो इस 70 लाख को आपकी इनकम में प्लस कर दिया जाएगा। अर्थात अब आपकी इनकम 70 + 7 77 लाख रुपए, 77 लाख रुपये हो जाएगी और इस 77 लाख रुपये पर मोर देन 22-23 लाख, 22 से 23 लाख रुपए का टैक्स आपको भरना पड़ेगा।
सोच सकते हैं कितना हैरेसमेंट आपके ऊपर होने वाला है, कितना टैक्स का बर्डन आपके ऊपर लगने वाला है कि एक तरफ जहां पर 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 77 लाख आपकी इनकम मान ली जाए और आप पर 21 या 22 लाख रुपए का टैक्स अप्लीकेबल हो जाए। दोस्तों, इस सेक्शन के संबंध में बहुत सारे मिथ्स, बहुत तरह से मिसगाइड करने वाली बातें मार्केट में चल रही हैं, आप इनसे बच के रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इसमें ऐसा मार्केट में कहा जा रहा है कि ये केवल उन लोगों पर एप्लीकेबल हैं जिनके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है। जिसके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं है उनको हम पेमेंट लेट भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा मार्केट में बहुत लोगों के द्वारा माना जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार अगर किसी एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के भीतर है और टर्नओवर 50 करोड़ के भीतर है तो उसे एमएसएमई या माइक्रो एंड स्मॉल मान लिया जाएगा। मैं मीडियम की बात नहीं कर रहा, माइक्रो और स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट विद इन 10 करोड़ और टर्नओवर विद इन 50 करोड़ होना चाहिए। अब ऐसे एंटरप्राइजेस दोस्तों बहुत सारे होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के भीतर और टर्नओवर 50 करोड़ के भीतर होगा। फिर इन्होंने चाहे अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट लिया हो या ना लिया हो, आपके ऊपर इनका भुगतान वो 15 या 45 दिन के स्पेसिफाइड पीरियड के भीतर करने का आ जाएगा और नहीं किया तो आपको कॉन्ट्रावेंशियल झेलना होगा। दोस्तों, ये एमएसएमई सर्टिफिकेट 15 से 20 मिनट में ऑनलाइन बनने वाली प्रक्रिया है, कोई भी बड़ी आसानी से इसको बना सकता है और जिसने नहीं भी बनाया है तब भी आप इससे बच नहीं पाएंगे। ये पहली बात आप ध्यान रख लीजिए। दोस्तों, दूसरी बात कुछ लोगों के माइंड में चल रही है कि भाई हम तो केवल चेक इशू कर देंगे और चेक इशू करने के बाद हम जो है वो पेमेंट करते रहेंगे, कभी भी हमने चेक इशू कर दिया हम मान लेंगे कि ये पेमेंट हो गया। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि प्रोविज़न में सरकार एक्चुअल पेमेंट की बात करती है। अगर एक्चुअल पेमेंट है तभी डिडक्शन अलाउड होगी। अगर चेक इशू कर दिया है लेकिन उससे पेमेंट नहीं हुआ तो फिर आपको डिसअलाउंस झेलना ही पड़ेगा। आपकी इनकम में वो 70 लाख जुड़ने ही वाले हैं, ये बात भी पूरी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। तीसरा दोस्तों, लोग ये समझ के चल रहे हैं कि हम इनवॉइस की डेट्स को जो है वो मैनिपुलेट कर देंगे। हम इनवॉइस की डेट ऐसी रख लेंगे कि हम 31 मार्च को जब देखेंगे तो विद इन द 45 डेज या विद इन द 15 डेज ही दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखें, संकुचित रखें और एज पर लॉ ही चले, क्योंकि गुड्स का एक्चुअल रिसीविंग या सर्विस का एक्चुअली कंप्लीशन होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके इनवॉइस की डेट महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब इनवॉइस की डेट कुछ भी हो, गुड्स अगर आपका आ गया है तो उस डेट से ये 15 या 45 दिन काउंट किए जाएंगे, या सर्विस अगर आपने ली है तो सर्विस कंप्लीशन की डेट से ये 15 या 45 दिन माने जाएंगे। इनवॉइस की डेट आप चाहे बढ़ा कर ले लें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं माना जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, ये समझने के बाद कि क्या क्या इसके कॉन्ट्रावेंशन हो सकते हैं, क्या क्या इसके रिपरकेशन हो सकते हैं, ये भी समझें कि कहाँ पर हम बच सकते हैं, या दूसरे शब्दों में किन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, अगर एक और बात दोस्तों मैं ऐड करना चाहूँगा। एक और मिथ जो मार्केट में चल रहा है वो ये है कि साहब हमको तो चाहे इस सेक्शन में कॉन्ट्रावेंशन मिल रहा हो या डिसअलाउंस मिल रहा हो, हम तो सेक्शन 44AD जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है उसका फ़ायदा उठा लेंगे या 44ADA का फ़ायदा उठा लेंगे, और इसके तहत तो हमको ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है ना ऑडिट कराना है। हम तो 44AD जिसमें 3 करोड़ का टर्नओवर और ADA जिसके अंतर्गत जो है वो हम 75 लाख वाला फ़ायदा उठा लेंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला फ़ायदा। दोस्तों, ये अपने आप में जो सेक्शन 43B क्लॉज H है, ये अपने आप में एक ओवरराइडिंग प्रोविज़न है। एक्ट की बाकी सेक्शन कुछ भी कहें, ये सेक्शन उनके ऊपर काम करेगा, और इसीलिए अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं आप उठा सकते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रावेंशन के केस में आपकी उस प्रिजम्पटिव टैक्सेबल इनकम में ये अमाउंट ऐड किया ही जाएगा, मतलब वो 70 लाख जुड़ ही जाएगा और आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे खतरनाक और राश
प्रोविज़न के साथ में कई बार ये भी देखने को मिलता है कि लोग माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ व्यापार थोड़ा सा संकुचित करने की मुद्रा में आ गए हैं और ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे खतरनाक प्रोविज़न से बच के रहें। और दोस्तों अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का है आपको वो समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो अब आते हैं दोस्तों इस बात पर कि किन पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 1, ये माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस पर लागू होने वाला प्रोविज़न है, अर्थात अगर आप एक मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। जी हाँ दोस्तों, MSME में माइक्रो स्मॉल के साथ मीडियम भी कवर होते हैं, लेकिन ये सेक्शन केवल और केवल माइक्रो या स्मॉल तक ही सीमित है। मीडियम एंटरप्राइजेस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 1, ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये सेक्शन केवल मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर पर ही लागू है। इसका मतलब साफ है, अगर आपने किसी ट्रेडर के साथ में कोई ट्रांजैक्शन किया और उस ट्रेडर को आपने पेमेंट इस 15 या 45 दिन की समयावधि के बाद भी कर दिया, तो भी ये 43BH वाला क्लॉज उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, आज जिसका लाभ आप उठा सकते हैं, वो ये है, सुनिएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 आपने चाहे कितना भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, ये एप्लीकेबिलिटी ऑडिटर चेक करेगा एज ऑन 31 मार्च 2024। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेबिलिटी चेक होगी केवल 31 मार्च 2024 के क्रेडिटर के संबंध में। इसका मतलब स्पष्ट है कि आज अगर आप फरवरी पर हैं, 29 फरवरी पर हैं आप, और आपके बहुत सारे ऐसे क्रेडिटर हो गए हैं जिनका पेमेंट आपने तो 3 महीने तो क्या 4 महीने तो क्या 6 महीने से नहीं किया है। दोस्तों आखिरी मौका है, 31 मार्च से पहले ऐसे सारे भुगतान करके अपने क्रेडिटर को कम से कम कर लीजिए, ज़ीरो बना लीजिए। और 31 मार्च 2024 की तारीख में जो क्रेडिटर होंगे, केवल उन क्रेडिटर के संबंध में ऑडिटर ये चेक करेगा क्या इनका पेमेंट उस 15 या 45 दिन की स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के भीतर हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर किसी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पुराने क्रेडिटर का आप 31 मार्च से पेमेंट करके उसे क्लोज कर देते हैं, तो आपके ऊपर एक कॉन्ट्रावेंशन लागू नहीं होगा। आप ऐसे बर्डनसम प्रोविज़न से यहाँ पर बच सकते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो MSME सेक्टर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला स्रोत ये MSME सेक्टर है। इसके माध्यम से तकरीबन 120 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों हमारी कुल GDP का 1/3 अर्थात 33% जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी सेक्टर से आता है। और इस सेक्टर का मजबूत होना एक डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है और यही सरकार का उद्देश्य है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि हमें पेमेंट करना पड़ेगा, हम कैसे पेमेंट करेंगे, कैश की या लिक्विडिटी के इश्यूज बनते हैं। दोस्तों अगर आपको MSME को पेमेंट करना पड़ रहा है तो सोचिए आप खुद भी तो MSME हो सकते हैं। अगर आप खुद एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं तो आपके कस्टमर को आपको पेमेंट करना भी तो मैंडेटरी बन गया है इस प्रोविज़न से। मतलब आपको स्पेसिफाइड पीरियड के भीतर पैसा मिले भी और आप स्पेसिफाइड पीरियड के भीतर पैसा पेमेंट भी कर दें। माइक्रो एंड स्मॉल केसेस में सरकार की यही मंशा है और यही हमारे एक सुदृढ़ या 2047 के हमारे जो विकसित भारत है इसके संकल्प के लिए आवश्यक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑल दी बेस्ट।